आज से 8 साल पहले जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तब नेटफ्लिक्स मार्वल पर एक सीरीज आई थी डिफेंडर्स। ये एक सुपर हीरो ग्रुप का नाम है जो कि मिस्टिक या सुपरनेचुरल थ्रेट का सामना करते हैं। और बेशक नेटफ्लिक्स मार्वल में एक सेंस में वो लोग सुपरनेचुरल थ्रेट का सामना कर रहे थे, पर कॉमिक्स में ये नाम कई लेवल ऊपर जाता है, जहां हमेशा डॉक्टर स्ट्रेंज एक टीम असेंबल करते हैं। पर क्या हो जब डॉक्टर स्ट्रेंज मर चुके हो, मल्टीवर्स खत्म होने वाला हो और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो ब्लू मार्वल को असेंबल करना पड़े एक रैंडम टीम को, जिसमें अमेरिका चावेज के साथ साथ गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी भी है। और मैंने आपको बताया यहाँ प्री रेडकॉन बियॉन्डर भी है। तो आज हम आपको मार्वल मल्टीवर्स के एक लेवल और ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो कोशिश करना इस स्टोरी ऑफ द वीक को कॉस्मिक बीइंग्स के पावर के हिसाब से समझने की। आपको याद है मैंने अपनी व्हाट इज सीक्रेट वॉर्स वाली वीडियो में आपको बताया था कि मल्टीवर्स खत्म हो गया था। वो मल्टीवर्स था 7th कॉस्मोस। फिर रीड रिचर्ड्स ने मॉलिक्यूल मैन और अपने बेटे के साथ मिलकर फिर से मल्टीवर्स बनाया जो कि कहलाया 8th कॉस्मोस। तो ये कहानी शुरू होती है इस बात से कि मार्वल का 8th कॉस्मोस खत्म होने वाला है और डॉक्टर स्ट्रेंज अब मर चुके हैं, पर उन्होंने अपने कॉन्शियसनेस के एक हिस्से को अपने पीछे छोड़ा है ब्लू मार्वल की हेल्प करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेंज को पता था कि फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है जो कि 8th मल्टीवर्स को पूरी तरह खत्म कर देगा। तो आगे हम देखते हैं डॉक्टर एडम ब्रेशियर यानी कि ब्लू मार्वल को, जो कि अपने अंडर वाटर बेस में बैठा हुआ था और उस बेस का नाम है कडेश। तो वो वहां डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉन्शियसनेस से बात कर रहा होता है, जो कि एडम को एक्सप्लेन करता है कि उसे एक टीम बनानी है ताकि वो मल्टीवर्स के आने वाले खतरे से लड़ने के लिए तैयार रहे। और इस काम के लिए स्ट्रेंज ने एडम के लिए कुछ सामान छोड़े हैं, जिसमें 3 चीजें होती हैं, एक एटर्निटी मास्क, एक हेड पीस और एक टैरो कार्ड बॉक्स। अब एटर्निटी मास्क वही मास्क है जिसे पहनने वाला उतना ही ताकतवर बन जाता है जिससे वो लड़ रहा है। हेड पीस के बारे में स्ट्रेंज बताते हैं कि ये हेड पीस पास्ट में 6th मल्टीवर्स की टाया की है, जो कि गैलेक्टस की माँ थी। वहीं स्ट्रेंज डॉक्टर एडम को उन कार्ड्स में से एक कार्ड निकालने को कहते हैं। अब इन टैरो कार्ड्स का क्या माजरा है? तो डिफेंडर स्टोरीज में जब जब कुछ मुसीबत आती थी तो डॉक्टर स्ट्रेंज हमेशा एक सुपर हीरो की टीम बनाते थे जिन्हें डिफेंडर्स कहा जाता था, पर इस टीम के मेंबर्स फिक्स नहीं है। तो यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉन्शियसनेस रैंडम टैरो कार्ड्स खींचते हैं और फिर उन कार्ड्स में बने हीरोज को समन कर लेते हैं। तो जब एडम पहला कार्ड खींचता है तो उसमें वो खुद को देखता है, जिसपे स्ट्रेंज बताते हैं कि वो टीम लीडर होगा। अब इस पे एडम मना कर देता है, पर तब तक डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉन्शियसनेस एक और कार्ड ड्रॉ कर देती है। अब इस कार्ड पे अमेरिका चावेज बनी होती है और जैसे ही एडम इस कार्ड को समझता है तभी उसे अमेरिका चावेज की आवाज सुनाई देती है, जो यहाँ अपनी किसी खोई हुई बहन को ढूंढने में हेल्प मांगने के लिए आई थी। एडम समझ जाता है कि उसकी टीम बनना शुरू हो चुकी है, पर एडम अमेरिका को वहां से चले जाने को कहता है, पर तब तक स्ट्रेंज 2 कार्ड और खींच देते हैं। पहले कार्ड को देखकर एडम पहचान जाता है कि इस टैरो कार्ड पर बनी औरत ने वही हेड पीस पहन रखा है। वहीं दूसरे कार्ड पर लोकी की ड्राइंग थी और तभी हम देखते हैं कि एक पोर्टल से लोकी और टाया एडम के बेस में एंटर करते हैं। अब ये लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज है, वहीं टाया 6th मल्टीवर्स की एक कॉस्मिक साइंटिस्ट है। डॉक्टर एडम लोकी को स्ट्रेंज का स्पेल तोड़ने को कहते हैं और लोकी ऐसा करता भी है, जिसके साथ साथ वो उन टैरो कार्ड्स को चुरा लेता है और अगले कार्ड को खींच देता है, जिसकी वजह से वहां पर आती है टाइग्रा। वहीं आगे लोकी बताता है कि जो खतरा 8th मल्टीवर्स के लिए आने वाला है उसे हम मल्टीवर्स के अंदर रहते हुए नहीं जान पाएंगे। इसके लिए हमें मल्टीवर्स और सारी रियलिटीज के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। जी हाँ, बियॉन्ड रियल में ब्लू मार्वल ऑलरेडी पोर्टल्स को लेकर बहुत नॉलेज रखता है। उसके बेस के पोर्टल रूम में ऑलरेडी बहुत सारे पोर्टल्स हैं, तो उन्हीं पोर्टल्स में से मौजूद एक न्यूट्रल जोन का पोर्टल खुलता है और सारे डिफेंडर्स उसमें खींचे चले जाते हैं। न्यूट्रल जोन के परे एक लिमिनल स्पेस होता है, सारी रियलिटीज और मल्टीवर्स से परे, और उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज होती है बियॉन्डर की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर एडम ब्रेशियर यानी ब्लू मार्वल के बारे में, एक जीता जागता एंटी मैटर रिएक्टर जो कि वॉचर और नेमर तक का दोस्त रह चुका है। अगर आप गैलेक्टस की मां को लेकर कंफ्यूज हैं, तो मैं आपको बता दूं कि गैलेक्टस एक प्लैनेट ईटिंग जाइंट होने से पहले नॉर्मल बीइंग था। अब आगे चलते हैं। बियॉन्डर उन्हें पूरे क्रिएशन की कहानी बताता है। वो कहता है कि सबसे शुरुआत में पहला कॉस्मोस द फर्स्ट फर्मामेंट एग्जिस्ट करता था, जहां बने थे सेलेस्टियल्स और एस्पिरेंट्स, और इन दोनों के बीच छिड़ी जंग को कहा गया सेलेस्टियल वॉर। इस सेलेस्टियल वॉर ने पहले द फर्स्ट फर्मामेंट को तोड़ डाला और बना 2nd कॉस्मोस, यानी एक ऐसा मल्टीवर्स जहां अनंत संभावनाएं रूप ले सकती है, पर अनंत संभावनाएं अनंत मुसीबतें लेकर आती हैं। इसीलिए यहाँ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सेलेस्टियल्स ने बनाया सर्विटॉर्स को। ये सर्विटॉर्स इतने ताकतवर थे कि वो अपने क्रिएटर्स तक को खत्म करने की कैपेसिटी रखते थे, और 2nd कॉस्मोस के बाद बना 3rd कॉस्मोस। सारे सेलेस्टियल्स 3rd कॉस्मोस में चले गए और
सारे बियॉन्डर्स मल्टीवर्स के बाहर सेकंड कॉस्मोस वाली जगह में ही रुक गए। और तभी हम देखते हैं कि जिन सर्विटोर को सेलेस्टियल्स ने बनाया था वो कोई और नहीं बल्कि आइवरी किंग्स हैं, यानी कि बियॉन्डर्स। तभी टाइग्रा बताती है कि अगर ये वही बियॉन्डर्स हैं जिनकी वजह से इनकर्जन हो रहा था और सीक्रेट वॉर से मल्टीवर्स खत्म हुआ था तो ये खतरे की बात है। तभी उनके सामने खड़ा बियॉन्डर टाइग्रा को बताता है कि वो वही पुराना बियॉन्डर है, पर पुराने सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स के बाद जब उसे ठीक करने की कोशिश करी गई थी तो उसके ग्रोथ स्टेज के कई पॉइंट स्किप कर दिए गए। अब इस वजह से ये बियॉन्डर कभी सही से नहीं बन पाया, जिसपे डॉक्टर एडम कहता है कि 7th कॉस्मोस को तुम लोगों ने ही तबाह किया था, जिसपे एक बियॉन्डर कहता है कि वो एक नेसेसरी एक्सपेरिमेंट था। उन्हें लगा था कि अगर वो कॉज़ैलिटी को ब्रेक कर देंगे तो फ्यूचर में आने वाली मुसीबत टल जाएगी, पर वो एक्सपेरिमेंट डॉक्टर डूम की वजह से फेल हो गया। इसीलिए बियॉन्डर्स ने कंकॉर्डेंस इंजन स्टैब्लिश करा ताकि आने वाले खतरे को कंस्ट्रेन किया जा सके, जिसपे डॉक्टर एडम कहता है कि वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। बियॉन्डर उन्हें और बियॉन्ड जाने से मना करता है और उनसे वापस चले जाने को कहता है, जिसपे एडम प्लान बनाता है कि अब वो बियॉन्ड रियल्म से भी ऊपर जाएंगे और इसके लिए वो अमेरिका शावेज को एटर्निटी मास्क दे देता है। और तब उसकी और बियॉन्डर की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसपे बाकी बियॉन्डर्स हैरान हो जाते हैं। और तभी हम देख पाते हैं कि लोकी बियॉन्डर्स तक को अपनी कहानी में बांध चुका था और वो सब वैसा ही कर रहे थे जैसा लोकी चाह रहा था। और हमें पता चलता है कि लोकी ने ऐसी कहानी गढ़ दी बियॉन्डर्स के लिए जहां ये इनफाइनाइट बीइंग्स फाइनाइटनेस के अंदर कैद हो गए और अनस्टेबल हो गए हैं। और फिर डिफेंडर्स प्लान बनाते हैं कि वो सब कॉन्कॉर्डेंस इंजन के पावर कोर में कूद कर बियॉन्ड रियल्म से भी बियॉन्ड जाना चाहेंगे और फिर सब ऐसा ही करते हैं, पर उनके पीछे हमारा बियॉन्डर भी कूद जाता है। और कूदते वक्त टाया कहती है, डेथ हमारा पीछा करो अगर तुम कर पाई तो। और फिर हम देखते हैं कि डिफेंडर्स एक लाइट रियल्म से गुजरते हैं, एक ऐसी जगह जो जीवन से परे है। तब आवाज आती है कि जीवन के अंत में भी जीवन की बात करती हो। और तभी कोई टाया के पास आता है और कहता है कि तुमने मौत को चैलेंज किया टाया और मैंने वो सुना, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो एंटिटी कोई और नहीं बल्कि ट्रू फीनिक्स फोर्स थी। और तब टाया बन जाती है नई फीनिक्स। तभी हम देखते हैं कि टाइग्रा एक केव में गिरी है जिसके सामने एक आग जल रही होती है और वो टाइग्रा को बताती है कि वो अभी व्हाइट हॉट रूम में है, वो जगह जहां फीनिक्स फोर्स का जन्म हुआ था। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर एडम दूसरी जगह गिरे थे, उनके सामने एक ह्यूमन फिगर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था। एडम उस जगह को देखकर ही समझ जाता है कि ये फीनिक्स का होम वर्ल्ड है और वो फीनिक्स टाया को अपने सामने देखता है। वहाँ खड़ा कंस्ट्रक्शन वर्कर एडम से कहता है कि मैं वही हूँ जो मैं हूँ, मैं बनाता हूँ, क्योंकि कुछ भी नया पुराने के ऊपर ही बनाना पड़ता है। ये सुनते ही एडम समझ जाता है कि ये ह्यूमन फिगर ट्रू डेथ है। वही दूसरी तरफ अमेरिका शावेज एक डेजर्ट जैसी जगह पर गिरती है और उसके पास भी फीनिक्स फोर्स आती है उसके पुराने पावर्स हील करने के लिए। और दूसरी तरफ लोकी और बियॉन्डर एक साथ एक बर्फीली जगह में गिरते हैं। बियॉन्डर बताता है कि वो नर्वस है क्योंकि वो अभी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ वो आउटक्लास्ड है। बियॉन्डर आगे बताता है कि वो टेक्निकली ऑमनीपोटेंट है, पर फीनिक्स के रियल्म में ही ट्रू फीनिक्स फोर्स से लड़ने में उसकी भी मौत हो जाएगी। और तभी हम देखते हैं कि वहां भी फीनिक्स आ जाती है और लोकी को मारने का डिसाइड करती है, क्योंकि ये वाला लोकी एक टाइम डिस्प्लेस्ड लोकी है और उससे एग्जिस्टेंस अनस्टेबल होती है। और यहाँ दूसरी तरफ टाया और ब्लू मार्वल की फाइट शुरू हो जाती है। बियॉन्डर भी अपनी वाली फीनिक्स को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और तभी हम देखते हैं कि लोकी अमेरिका शावेज को उनके पास बुला लेता है और फिर अमेरिका शावेज इनके फीनिक्स से लड़ने लग जाती है। यहाँ ब्लू मार्वल जिस टाया से लड़ रहा था वो वहां से गायब हो जाती है। इससे ब्लू मार्वल समझ जाता है कि टाया कहीं और लड़ने चली गई है, यानी ट्रू फीनिक्स फोर्स एक साथ कई जगह में मौजूद थी पर अब वो अमेरिका शावेज के पास चली गई। तभी डॉक्टर एडम वहां मौजूद डेथ से पूछते हैं कि ये जगह कौन सी है। डेथ बताता है कि ये जगह प्लेस ऑफ बैलेंस है और अभी एक आर्ग्यूमेंट चल रही है कि तुम्हारे टीम को हम आगे जाने दे या यहीं पर खत्म कर दें। और तभी एडम सोचता है कि कोई तो रीजन होगा कि उसकी टीम के मेंबर्स अलग अलग जगहों पर गिरे और इन सब में टाइग्रा जरूर कुछ मदद कर सकती है। ये सब बातें फीनिक्स फोर्स के फायर में टाइग्रा देख सकती थी और अब वो भी अपने अंदर के टाइगर गॉड को टैप करती है और फीनिक्स से भिड़ जाती है। फीनिक्स फोर्स टाइगर गॉड को जकड़ लेती है और डिफेंडर्स की टीम व्हाइट हॉट रूम से बाहर फेंक दिए जाते हैं और वो एक अबिस्मल प्लेन में गिरते हैं जहां ग्लोरियन नाम का एक एंटिटी उन्हें बताता है कि वो सब फीनिक्स के हाथों मारे गए और यहाँ इस एबिस में
आ गिरे हैं। फिर हम देखते हैं एक ऐसी दुनिया जहां ब्लू मार्वल कई सालों तक यूएस का प्रेसिडेंट रहने के बाद रिटायर हो चुका है। टाइग्रा एवेंजर्स की लीडर है। अमेरिका चावेज को उसकी बहन मिल चुकी है। टाया और गैलेक्टस साथ साथ खुशी से हैं। पर तभी हम देखते हैं कि पूरे डिफेंडर्स की टीम एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में जकड़ ली गई है जहां सब कुछ परफेक्ट था। पर अमेरिका चावेज इस इल्यूजन को तोड़ देती है एटर्निटी मास्क की वजह से और ग्लोरियन से इस जगह के बारे में पूछती है। ग्लोरियन बताता है कि इस जगह का नाम द लैंड ऑफ कुडन बी शुडन बी है, जहां कोई कहानियां नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि ग्लोरियन ने लोकी को एक पेड़ में जकड़ लिया है क्योंकि वो ग्लोरियन के लिए एक अलग स्टोरी लिख देता। पर तभी हमें पता चलता है कि ग्लोरियन इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो बस अपने एक विल पर यूनिवर्सेस नहीं बल्कि मल्टीवर्स क्रिएट कर सकता है। और उसका एक्चुअल प्लान था कि वो 7th मल्टीवर्स के बाद 8th मल्टीवर्स को एक कंप्लीट रीबूट के साथ बनाए जहां सारी चीजें उसके हिसाब से होती। वो फिर अमेरिका चावेज को दिखाता है कि उसके बनाए हुए मल्टीवर्स में सब कुछ परफेक्ट होता और अगर ऐसा एक बार नहीं होता तो वो रीबूट पे रीबूट किए जाता जब तक एक परफेक्ट मल्टीवर्स ना बन जाए। पर अमेरिका उसके ऑफर को ठुकरा देती है और सभी डिफेंडर्स भी उस इल्यूजन से निकल आते हैं और फिर बियॉन्डर लोकी को भी आजाद कर देता है। अमेरिका चावेज समझ जाती है कि लोकी ग्लोरियन का परफेक्ट नेमेसिस है क्योंकि ग्लोरियन एक्चुअली उन सभी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज का रिप्रेजेंटेशन है जो अभी तक कहानियां बनी नहीं है और लोकी गॉड ही है कहानियों का। अमेरिका चावेज एटर्निटी मास्क लोकी को दे देती है और लोकी उसे पाते ही नैरेटिव्स बनाना शुरू कर देता है और मल्टीवर्सल गॉड को यहाँ समन कर देता है जो कि होती है द क्वीन ऑफ नेवर। वो सब कुछ जो आज तक बना है वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज की मैनिफेस्टेशन है जो आज तक हुए हैं या आगे भी होंगे। और क्वीन ऑफ नेवर डिफेंडर्स को वहां से ले जाती है जहां क्लाउड एक पुराने डिफेंडर्स टीम की मेंबर इन्हें बताती है कि ग्लोरियन कभी भी वो पॉसिबिलिटीज जो आज तक नहीं हुई है उनसे परे नहीं देख पाया। जो अनंत पॉसिबिलिटीज कभी नहीं हुई उस वजह से अनंत पॉसिबिलिटीज हुई भी हैं। इसीलिए ये रियल्म कहलाता है द लैंड ऑफ कैन बी शैल बी, जिस पे बियॉन्डर कहता है कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज केओस लाती है पर क्लाउड बताती है कि यही तुम इनफाइनाइट बीइंग्स की लिमिटेशन है। तुम बियॉन्डर्स भी अनंत संभावनाओं में झांकना नहीं जानते। अनंत संभावनाएं ट्रू फ्रीडम है। तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना कुछ हो सकता है। इसीलिए तुम सबकी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। और हम देखते हैं कि क्वीन ऑफ नेवर उन्हें ले जाती है द हाउस ऑफ आइडियाज के पास और अब डिफेंडर्स एंटर करते हैं हाउस ऑफ आइडियाज में और वहां उन्हें दिखता है द वन अबव ऑल। वो अपने बारे में बताते हैं कि वो एब्सोल्युटली पावरफुल हैं पर डॉक्टर एडम इस पे डाउट कर देते हैं जिस पे द वन अबव ऑल कुछ मॉन्स्टर्स को समन कर देते हैं और कहते हैं कि तुम कहां थे एडम जब मैंने ये बुनियाद बनाई। और सारे डिफेंडर्स उन मॉन्स्टर्स से लड़ने लगते हैं। लड़ाई के बीच एडम कहता है कि वो एक ऐसे गॉड पर बिलीव करता है जो रीजनिंग करना चाहे जिसके लिए द वन अबव ऑल मान जाते हैं। एडम पूछता है कि अगर आप वो लेवल हो जहां तक हमारी लिमिटेशन तय होती है यानी आप हम सब में सबसे ऊपर हो, क्या आपके ऊपर भी कुछ है? क्या कोई ऐसा है जो इस क्रिएशन को भी क्रिएट करता हो? जिस पे द वन अबव ऑल कहते हैं रहस्य मुझे दिलचस्प लगते हैं। और फिर सारे डिफेंडर्स अपने अपने क्वेश्चंस पूछते हैं द वन अबव ऑल से। पर फिर एडम पूछता है उस मल्टीवर्सल खतरे के बारे में जो 8th कॉस्मोस को खत्म करने आ रही है और द वन अबव ऑल डिफेंडर्स को एक नजारा दिखाते हैं एक ऐसे क्राउन का जिसका नाम होता है एनिग्मा और वो पूरे प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस के ऊपर होता है। अब इसे देखते ही लोकी सब कुछ समझ जाता है पर वो एडम को आधी बात ही बताता है कि स्ट्रेंज के टैरो कार्ड में भी एक क्राउन था। ऐसा लोकी इसलिए करता है क्योंकि कोई भी स्टोरी टेलर एंडिंग क्यों स्पॉइल करेगा। और फिर लोकी डिसाइड करता है कि अब जब डिफेंडर्स टीम का काम पूरा हो चुका है तो उसे अब जाना चाहिए। उसे वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए तो उसके यहाँ अब मार्वल में रहने का कोई मतलब नहीं है। वो डिसाइड करता है कि वो मार्वल से बाहर रियल वर्ल्ड में जाना चाहता है और इस पॉइंट पे पूरी डिफेंडर्स की टीम ये समझ चुकी थी कि वो बस एक कॉमिक कैरेक्टर्स हैं, वो सब बस कहानियां हैं। पर एडम लोकी को रोक लेता है क्योंकि बाहर जाकर भी क्या फायदा, क्योंकि वो कभी कंप्लीट फ्रीडम नहीं होगी। कंप्लीट फ्रीडम सभी को फ्री करने में है। और इसीलिए लोकी एक लास्ट स्टोरी लिखता है, एक ऐसी स्टोरी जहां ये ट्रिकस्टर गॉड खुद को ही ट्रिक करेगा अपनी स्टोरी लिखकर, जहां वो अब 8th कॉस्मोस में जाके प्राइम लोकी बन जाएगा और फिर धीरे धीरे अपने पावर्स को रीगेन कर लेगा। पर इन सब के बीच बियॉन्डर डिसाइड करता है कि वो वापस से मार्वल की कहानियों में नहीं जाएगा और वो कॉमिक के पन्नों को चीर कर बाहर आ जाता है और वहां से निकल जाता है। सारे कैरेक्टर्स वापस से अपनी दुनिया में लौट आते हैं पर एडम टाया को थोड़े वक्त के लिए प्रेजेंट में रोक लेता है। तो अब इस कहानी के बाद क्या है मार्वल यूनिवर्स की
कॉस्मिक लेयरिंग। अभी हम ये अच्छे से समझ चुके हैं कि मार्वल में पहला है मेन मार्वल यूनिवर्स यानी 616, उसके ऊपर है मार्वल मल्टीवर्स, फिर आता है बियॉन्ड रियल्म, उसके ऊपर है व्हाइट हॉट रूम, फिर उसके ऊपर है द लैंड ऑफ कुडंट बी शुडंट बी जो कि द लैंड ऑफ कैन बी शुड बी ही है, और फिर उसके ऊपर है हाउस ऑफ आइडियाज यानी कि द वन अबव ऑल। पर अब मैं आपको वो चीजें बताने जा रहा हूं जिसे हमने डीपली नोटिस किया है। तो क्या मतलब है फीनिक्स फोर्स, ग्लोरियन और क्वीन ऑफ नेवर का? तो अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रू फीनिक्स फोर्स मार्वल यूनिवर्स में लाइफ का मैनिफेस्टेशन है, यानी जब तक लाइफ रहेगी तब तक कहानियां रहेंगी और तब फीनिक्स एग्जिस्ट करती रहेंगी। फीनिक्स ही वो बेस है जिस पर उन कहानियों को गढ़ा जाता है। इवन डेथ के डायलॉग में हमें समझ आ जाता है कि फीनिक्स बेसिकली वो पेज ऑफ कॉमिक है जिसपे ये सारी कहानियां बनाई जाती हैं। तो फीनिक्स एक्चुअली डीसी के ओवर मॉनिटर जैसी है और यही रीजन है कि वो इतनी ओवर पावर्ड है। पर ये ग्लोरियन क्या चीज था और क्वीन ऑफ नेवर का कंसेप्ट क्या है? तो देखो दोस्तों, जब राइटर्स कहानी लिखते हैं तो वो सोचते हैं कि प्लॉट में क्या होना चाहिए और फिर वो ये भी ध्यान रखते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना। पर क्या करना है और क्या नहीं करना, ये दोनों पॉसिबिलिटीज ही हैं। तो ग्लोरियन और लैंड ऑफ कुडंट बी शुडंट बी डिस्कार्ड किए हुए पॉसिबिलिटीज का मैनिफेस्टेशन है और क्वीन ऑफ नेवर उसे किए हुए पॉसिबिलिटीज का मैनिफेस्टेशन है। यानी राइटर्स का वो आइडिया जिसपे उन्होंने वर्क किया वो क्वीन ऑफ नेवर है और राइटर का वो आइडिया जिसे उन्होंने छोड़ दिया वो ग्लोरियन था। और द वन अबव ऑल ये है असली पावर लेवल। द वन अबव ऑल ने असर्ट कर दिया कि वो फिक्शनल हिस्ट्री का सबसे पावरफुल बीइंग है। उन्होंने क्लियर कर दिया कि जब मार्वल नहीं था तब भी वो थे। तो जो लोग आज तक कंफ्यूज थे कि प्री रेडकॉन बियॉन्डर वन अबव ऑल से भी ज्यादा पावरफुल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिन मॉन्स्टर्स को उन्होंने डिफेंडर्स पर छोड़ा वो एक्चुअली मार्वल के बनने से पहले के कॉमिक स्टोरीज थे, जैसे कि टाइमली कॉमिक्स और एटलस कॉमिक्स। पर उन्होंने कहा कि उन्होंने ही सबको बनाया भी है। तो द वन अबव ऑल ही एब्सोल्यूट है। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन हो और कहां से आए हो। अगर कोई एक फिक्शनल कैरेक्टर या कंसेप्ट है तो वो द वन अबव ऑल से ऊपर नहीं होगा। पर अब आते हैं बियॉन्डर पे। तो हाँ, जिस बियॉन्डर को आपने स्टोरी में देखा वो कोई और नहीं बल्कि प्री रेडकॉन बियॉन्डर ही है। बस वो मार्वल की कहानी के लिमिटेशन में आ गया था। जिस बियॉन्डर को जिम शूटर ने बनाया था वो आया ही था पूरे मार्वल के परे से, पर नैरेटिव्स में बन जाना ही उसकी लिमिटेशन बन गया था। पर एंड में वो हाउस ऑफ आइडियाज से बाहर निकल गया, कॉमिक्स की दुनिया से ही निकल गया। तो बियॉन्डर अपने पूरे ग्लोरी और पावर को रिस्टोर कर गया जैसे उसका ओरिजिनल कंसेप्ट था। तो अगर बियॉन्डर कॉमिक्स या उसके किस्सों से बाहर रहा तो वो द वन अबव ऑल के बराबर या शायद उससे ताकतवर हो। पर जैसे ही वो फिर इंटरफेयर करेगा तो वो द वन अबव ऑल के सब सर्विएंट ही हो जाएगा। तो हमारे प्री रेडकॉन बियॉन्डर का पावर लेवल है आउटर ओमनिवर्सल, क्योंकि वो मल्टीवर्स के परे के रियल्म्स को भी पार कर गया। और ये है पूरे मार्वल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस का स्ट्रक्चर। आप लोगों के कॉस्मिक बीइंग्स के पावर लेवल वाली वीडियो के अच्छे रिस्पांस को देखते हुए इस स्टोरी को आपके सामने लाया गया। ये एक डिफरेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी है मार्वल यूनिवर्स में पावर लेवल को समझने के लिए। प्लस मूवीज में मार्वल यूनिवर्स का ये साइड बहुत कम एक्सप्लोर हुआ है, इसलिए लोग इसके बारे में जानने के लिए थोड़े ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो आपका क्या कहना है स्टोरी के बारे में? और इस स्टोरी ऑफ द वीक सीरीज के लिए अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है तो प्लीज हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अंसना एंड यू आर super. Peace.